नमस्कार साथियों। आज शब्द रंग का सौभाग्य है कि हमारे साथ आपके शब्द रंग के मंच पर इतने बड़े कवि आए हुए हैं, इतने बड़े शायर आए हुए हैं, या इन दोनों से हटा दें तो इतने बड़े इंटरटेनर आए हुए हैं इस देश के कि जिनके एक चुटकुले में बड़ी बड़ी गजलें उड़ जाया करती हैं। तो आज हमारे साथ हैं अरुण जेमनी जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शब्द रंग के लिए। शब्द रंग के लिए शुभकामनाएं भी मिल गई। तो आप लोग इस प्रोग्राम को अंत तक देखिएगा। और सबसे खास बात, इस प्रोग्राम के अंदर आप लोग को दो सुख मिलने वाले हैं। एक शब्दों का सुख मिलेगा, आपका कान जो है खुश होगा, और दूसरा जो है जितनी देर तक मुझसे हटके कैमरा हमारे अरुण भाई पे लगा रहेगा, आपके आंखों को भी सुख मिलेगा और ख़ास तौर से महिलाओं को तो ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा। तो कुछ बताएं साहब अपने बचपन के बारे में और कविता में आने के बारे में। बचपन तो दरअसल जन्म तो गांव में हुआ जी। और पर पढ़ाई मेरी सारी दिल्ली में हुई। अच्छा। क्योंकि पिताजी यहाँ दिल्ली में टीचर थे। तो ये बचपन रहा। बचपन में जैसे हर एक के साथ होता है वही होता है, हमारे साथ भी हुआ है वही। जैसे पिताजी से पिटाई या माँ से पिटाई जी। और सब ताई ताऊ जी इन सबसे। अच्छा। सब क्योंकि अब वो परिवार सामूहिक परिवार था ना, तो इसलिए सब लाड़ प्यार सब होता रहा। मतलब नैनो परिवार का कल्चर नहीं था इस एज ग्रुप में? नहीं था पहले। कभी नहीं पहले था, कहाँ जो है था? पहले नहीं था। तो ये मेरे ख्याल में हरियाणा की भी बैकग्राउंड है आपकी थोड़ी। हाँ, मैं पैदा हरियाणा में ही हुआ हूँ जी। तो वो जो एक मेरे दोस्त हुआ करते थे, हैं अभी भी हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं हमारे, तो कहते थे हमारे यहाँ रोटी को तो बिलांद से नाप के खाया जाता है। तो आपको देख के तो लगता नहीं कि आपने कभी खाया होगा। ये तो कहने की बात है जी, पर हमारे यहाँ खाना तो भरपूर, वही कहावत भी है, जहाँ दूध दही का खाना, जी। ऐसा हमारा देश हरियाणा। तो हाँ, ये चीज़ खास तौर से है। देखिए कि दूध दही, सब्जी हो ना हो, दाल हो ना हो, अरे दूध सर, दही मट्ठा हो तो बस चलेगा। जब हमारे हरियाणा में किसी के घर खीर बनती है ना, जी। तो सिर्फ खीर बनती है उस दिन। अच्छा। कुछ और नहीं बनता, खीर खाओ बस। वो मुझे ध्यान है, एक ने परिवार में खीर बनाई थी जी। कि आज खीर खाएंगे। जी। उसी दिन बच्चों का फूफा आ गया। आओ। फूफा समझते हैं आप? हाँ। बहुत खतरनाक प्राणी होता है। जी। तो उन्होंने पूछ लिया, आप खीर खाएंगे? बोले हाँ, क्यों नहीं खाओगे। वो थाली भर के खीर दे दी, वो खा गया। और बोले और लोग? और भी दे दी, वो भी खा गए। एक कटोरी रह गई। जी। और लोगे? उसने वो कटोरी भी दे दी। तो बालक जो देख रहा था, फूफा का भतीजा, वो रोने लगा। तो माँ उसके पास गई, बोले रोवे मन्ना, इसने जान दे फिर इकट्ठे रोवेंगे। मतलब तू अकेला, तेरी हिस्से की खीर नहीं सबकी गई है, सबकी खीर गई है। तो ये सर मंचों पे कब से आप आ रहे हैं? मंच पे दरअसल सही तरीके से तो बताऊं, क्योंकि पहले तो एक बालपन में एक बाल कविशन कर दिया, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, वो कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन पूरी पढ़ाई करने के बाद, एमए कंप्लीट करने के बाद, 80 में मैंने एमए कंप्लीट किया, उसके बाद से मैं मंच पे आया। 1980 से। 80 से मतलब वही समय करीब करीब जब हमारी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई। हाँ, 45 साल हो गए देखो आप। तो मेरे ख्याल में एज भी जो है हमारी आपकी मिलती होगी। हाँ, मैं आपकी 67 साल का हो गया। हाँ, तो थोड़े से आप बड़े हैं लेकिन लगते नहीं हैं, मैं लगता हूँ, बस इतनी सी बात है। तो इसमें एक चीज़ सर बताएं कि ये जो मंच पे आप आए, आज की डेट में आपका एक अलग इमेज है कि अरुण जेमनी जी जिस मंच पे हैं, जिस महफिल में हैं, वहाँ पे पूरा खाना खा के ना आइए, और नहीं तो इतना हंसाएंगे कि उल्टी हो जाएगी। तो
कविताएं जो शुरुआत से ही इसी तरह की रही कि शुरुआत में कुछ धीरे धीरे करके आप इस साइड में आए? देखो जी, शुरुआत तो वैसे हास्य से ही रही। अच्छा लेकिन एक उम्र होती है जिसमें आदमी श्रृंगार भी लिखता है, जी। तो वो उम्र मेरे पे भी आई थी तो वो भी लिखा। अच्छा, लेकिन मतलब वियोग लिखा, संयोग लिखा? वो सौंदर्य वर्णन नहीं लिखा उसमें। अच्छा, क्योंकि इश्क तो हुआ नहीं, इश्क तो एक तरफा था। ओके। मैंने खूब किए पर सामने से कोई किसी ने नहीं किए, तो इसलिए जो है वो एक तरफा इश्क में जो गीत लिखे जा सकते हैं वो लिखे गए। आपके जमाने की लड़कियां कितनी अनलकी रही होंगी? दरअसल क्या है कि लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल होती हैं जी। जी। वो कवि की इमेज ऐसी है कि उसके साथ आप कॉलेज में उस वक्त ये स्थिति थी कि जो म्यूजिक गिटार बजाता है उस पर लड़कियां पागल हो जाती हैं। हाँ। लेकिन कविता लिखता है ऐसे नाक सिकोड़ के जाती हैं जैसे कोई अपराध कर दिया हो ना। अच्छा, कई बार ऐसे ही हुआ कि हमारी हमने फिल्में भी बनाई तो ढेर सारी लड़कियां तो एज ए प्रोड्यूसर और एज ए डायरेक्टर तो हमारे आगे पीछे घूमती हैं। हाँ। और जैसे ही हमने पूछ लिया कि मैडम आपका कविता में इंटरेस्ट है, ओहो हो तो भाग जाती हैं, 2 दिन तक कमरे में नहीं आती। बस वही है। लेकिन एक तो देखिए वो भी ज़माना हमने देखा, शायद उस ज़माने के आप भी हैं, लेकिन कैसे आपके साथ नहीं हुआ। एक फटा सा झोला, यही होता था, बड़ी सी बेतरतीब दाढ़ी और 3 दिन का ना नहाया हुआ आदमी ही कवि माना जाता था। नहीं, कवि की इमेज तो यही थी। यही थी इमेज तो यही थी, क्योंकि इसीलिए फटकती नहीं थी लड़कियां कि इसकी जेब में पैसा ऐसा तो कुछ होगा नहीं, नहीं, तो ये खर्च तो कुछ करेगा नहीं। जो ये मार्क्सवाद का जो बराबरी का जो दर्जा हम लोग के समय से आना शुरू हो गया था, हाँ। तो बराबरी में तो उनको जो है मोहब्बत करने में भी वो बराबर की टक्कर दे रही थी। हाँ। अगर हम एक समय में 6 लड़कियों को जो है ध्यान दिए रहते थे कि ये वाली भी मेरी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, तो वो भी 6 पे लाइन मारती रहती थी। वो पता नहीं जी, हमें तो लाइन मारी नहीं, या मारी भी होता उन्होंने भी एक तरफा ही किया हो तो क्या कह सकते हैं। अच्छा, कम्युनिकेट नहीं हो कम्युनिकेट क्या कारण है उसके पीछे जी? लड़कियों से बात करते हुए संकोच होता था। अच्छा। कोएड में हम पढ़े नहीं। अच्छा। क्योंकि स्कूल में कोई कोएड नहीं था। हाँ। फिर कॉलेज भी ऐसा हुआ, हंसराज कॉलेज दिल्ली का, वो उस वक्त कोएड नहीं था जी। कोएड जब हुआ जब हम एमए में आ गए। नहीं तो देखिए साहब, ये आप लोग जो लोग कविता लिख रहे हैं और इनके एक्सपीरियंस पे मत जाइए। एक एक्सपीरियंस मैं भी बता देता हूँ कि कवियों से लड़कियाँ जो है कवियों के पीछे नहीं पड़ती हैं। हाँ। ये जो इन्होंने बताया है ये जो है सिद्धांत गलत है। और आप लोग कविता लिखिए, लड़कियाँ पीछा करेंगी आपका। और मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब कवियों की स्थिति में सुधार भी तो हुआ है ना। देखो, इमेज में बड़ा सुधार हुआ है। अच्छा। पहले नहीं था। अच्छा। अब कवि की इमेज कभी पैसे वाले लोग माने जाने लगे, वरना मेरी तो शादी नहीं हो रही थी इस चक्कर में कि कविता लिखता। तो एक मैं उदाहरण बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद जी के ग्रैंडसन हमारे दोस्त हुआ करते। अतुल राय उनका नाम है, इलाहाबाद के, हम भी इलाहाबाद में रहते थे। श्रीपत राय जी के लड़के, और वो पब्लिकेशन चलाते थे, सरस्वती प्रेस, और वो पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और पैसा खूब था मुंशी प्रेमचंद के परिवार में, मुंशी प्रेमचंद के बाद। तो उनकी गाड़ी में कहते, राजेश जी कभी ऐसा नहीं होता था कि राजेश भाई मैं क्लास से निकलूं और मेरी गाड़ी में 2-3 लड़कियां बैठी ना दिखे। ओह। तो अच्छा, उनके पिताजी कवि थे, तब ये हाल था। तो कवि किसी हाल में, किसी भी इरा में, किसी भी दशक में लड़कियां उसके पास बहुत तेज भाग के आती हैं, घबराइएगा नहीं। पता नहीं भैया, हमें तो ये सुख मिला नहीं। हाँ। तो ज़्यादा समय न लेके हम लोग अरुण जी के कुछ ऐसे गुदगुदाने वाले संस्मरण सुनेंगे। और अरुण जी का ये जो प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं ना, ये ट्रेलर है। अभी पूरी फिल्म रिलीज होगी
और जब देर तक और दूर तक हम लोग बात करेंगे, अरुण जी कभी हमारे घर आएंगे या हम जो है अपना जरूर डेरा डप्पल लेके जो है इनके घर पहुंच जाएंगे। जरूर जरूर। और लेकिन खास बात ये भी है कि जब ये इंडिया में रहेंगे, ये ज़्यादातर इंडिया में रहते ही नहीं प्रोग्राम नहीं, में। ऐसा नहीं है, इंडिया में ही रहते हैं अधिकतर तो जी, बाहर तो साल में 1-2 बार चले गए, वरना तो इंडिया में ही रहते हैं हम तो दो एक क्या सुनाऊं बताओ, कविताएं सुनाऊं, संस्मरण सुनाऊं? अगर प्रेम की कविता कुछ याद हो। प्रेम की एक छोटी सी कविता तो सुनाता हूँ, क्योंकि समय का भी तो देखना है ना। नहीं, हमें तो ये भी देखना है कि प्रेम की कविता देखो कितना सेंसिटिव है। अच्छा, बता रहे हैं कि प्रेम हुआ नहीं, लेकिन कितने सेंसिटिव है। नहीं वो भी हास्य की सुनाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, फिर तो अच्छी बात। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए जी, और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। क्या बात। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई जी और उसे बात समझाई, देखो भाई जी ये तो याद नहीं ये कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, जी पर तुम ऐसा करना, यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, जी उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। हाँ, कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, जी इस युग में भी चिट्ठियों से आस। हाँ। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सअप करता हूँ। तो वो जमाने चले गए सर। पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, आपने तो लिखे होंगे, कितनी मेहनत होती थी। जी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। इसका मतलब ये है कि देखो, जो ये सब जानते हैं, जो कह रहे हैं कि प्रेम ही नहीं हुआ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये 5-5 पेज का जो है एक तरफा ही प्रेम है ना, कहते रहा हूँ। वहां से भी तो कुछ चिट्ठी आए, वहां से तो कुछ नहीं आई। जो कहते हैं ना एक तरफा प्रेम है, एक अंग्रेजी की कहावत है, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज टू लव समवन। हाँ, तो प्यार की तो सबसे पहली और सबसे महान सीढ़ी जो है जहाँ पे आप एक तरफा प्यार करें। बिल्कुल, उसका मजा ही अलग है। हाँ, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ is to have someone's love for you, and the third most important thing in the life is to have both the first and second things, both the things in the same time. सेम टाइम। जब आप भी करें वो भी करे तो वो तो 3rd डिग्री का प्रेम है साहब। आप तो 1st डिग्री का प्रेम करते हुए आ रहे हैं। यही कह के खुश हो लो। हाँ, खुश होने के लिए तो बढ़िया चीज है। क्या देखिए, इसको अगर हम लोग सीरियस नोट पे भी ले लें तो राधा ने एक तरफा प्यार किया, बिल्कुल, मीरा ने एक तरफा प्यार किया। और अगर उर्दू गज़लों का मिजाज देखा जाए तो जितनी गज़लें कही जाती हैं 99.99% वो एक तरफा प्यार की गज़लें हैं। साहब बड़े फर्स्ट नंबर के प्रेमी हैं, ये बताते नहीं है। तो कुछ सर, ये जो कवि सम्मेलन में आप का बहुत बड़ा एक्सपोजर है, बहुत जगह आते जाते आप रहते हैं, तो कुछ सर संस्मरण सुनाइए कि कैसा जो है रहा, जो आपको सबसे अच्छा लगा। दरअसल हर कवि सम्मेलन अपने आप में एक संस्मरण होता है, इसमें कोई शक नहीं है जी, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो यादगार हो जाते हैं जी, तो मज़ा, उसका एक अलग ही आनंद आ जाता है जी। तो ऐसे संस्मरण कई सारे हैं। जैसे एक आपको संस्मरण सुनाता हूँ मैं जी। ये बागपत बड़ौत के पास एक कवि सम्मेलन था। हाँ, वेद प्रकाश सुमन जी हमारे एक वीर रस के कवि होते थे। जी 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 तो वो एक कविता दहेज विरोध पे सुनाते थे जी कि एक दहेज हत्या हो गई, जी। तो उसकी लाश नहर में बहा दी गई। जी तो वो लाश बही जा रही है तो कवि जो है उस लाश से बातचीत करता है। जी। ये उस कविता का पूरा मूल था। हाँ मूल था। तो कविता शुरू करी उन्होंने, जी उठकर लहरों पर बैठ गई वो लाश हो गई गतिशील, अब कवि की लाश से बातचीत। हाँ, ये कह के उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं और हरिओम पंवार कुछ बात कर रहे थे। तो सुमन जी एकदम टोका उन्होंने, आप बात मत कीजिए। जी। तो सामने से एक श्रोता खड़ा हो गया, हाँ, बोला तेरी तो लाश 30 साल से बोल रही है, ये बेचारे जिंदा भी ना बोल रहे हैं। तो ये जो श्रोताओं की जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, जी। उसका एक अलग ही आनंद होता है।
तो जैसे आपको मैंने कई बार मंचों पे देखा, साथ में भी बैठ के देखा और जो है सामने से तो बहुत बार देखा, एक कनेक्ट है आपके अंदर। जैसे ही आप मंच पे जाते हैं सारे श्रोता जो है आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ कविता है या कोई और जादूगरी है? दरअसल जब तक कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आप अपनी बात कह ही नहीं सकते। तो कनेक्ट तो जैसे रस की निष्पत्ति जब ही होगी, जब साधारणीकरण हो जाएगा, जी, आदमी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, तभी वो रस मिल पाएगा उसे। अगर वो उससे छिटका रहेगा तो रस ही नहीं मिलेगा। तो ये तो काव्य सिद्धांत है, बहुत बड़ा काव्य सिद्धांत है। हाँ। लेकिन इसमें काव्य सिद्धांत को आपने जगा रखा है। जादू तो है, लेकिन जादू वो प्रेम जगाने भी के है, जो लोगों का प्रेम है, लोगों का प्रेम है। इसमें कोई शक नहीं। ये चीज शायद मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन आंसर यही है कि लोगों का प्रेम है। और हमारे अरुण जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग जो है, चाहे वो श्रोता हो, इसमें कोई शक नहीं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और श्रोताओं का प्यार भरपूर मिला है। वो भी आप बता नहीं रहे हैं, लेकिन जो है मिला तो वो भी है। और खैर नहीं भी मिला तो आपने वो प्यार अपना बचा के रखा अपने श्रोताओं को देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है कि बहुत सारे कवि हैं। और हास्य की जहाँ तक बात किया जाए तो आज हास्य की जो है बड़ी गंभीर स्थिति है। जो हास्य आप अपने सौम्य से चेहरे से और सौम्य सी मुस्कान के साथ आप जो है पैदा कर लेते हैं, उस हास्य को पैदा करने के लिए जो है वो जो जॉनी लीवर जैसे हमारे जो है बड़े कलाकारों को मुंह को 360 डिग्री पे जो है घुमाना पड़ता है। तो विदाउट मैथमेटिक्स का यूज़ किए हुए, अपने मुंह का जो है ज्योग्राफिया चेंज किए हुए, ज्योमेट्री चेंज किए हुए और सौम्य तरीके से जो हास्य है, और हास्य भी बहुत सौम्य होता है। बिल्कुल। और कहीं न कहीं आप देखो तो हास्य तो व्यर्थ करता है, समय नष्ट करता है। हंसाने के बाद याद नहीं रहेगा। लेकिन सर की कविताओं में जो हास्य उपजता है वो दर्द भी दे जाता है, वो तीस भी दे जाता है। वो व्यंग ज़्यादा होता है, हास्य कम होता है। दरअसल हास्य का पक्ष ही करुणा से है जी, करुणा ही हास्य का स्रोत है। स्रोत है। जब आप कारुणिक स्थिति की कल्पना करोगे तभी निकलेगा हास्य उसमें से। जी, आप जब नेताओं के भ्रष्टाचार की बात करो तो भ्रष्टाचार कोई हास्य का विषय थोड़ी, करुणा का विषय ही है। करुणा का विषय है जी। तो उसी में से हास्य निकाल रहे हो ना आप। जी जी। तो वो करुणा से ही निकलता है। हास्य की पृष्ठभूमि में करुणा ही है। जी, बेरोजगारी है, हाँ, बेरोजगारी करुणा का ही विषय है, करुणा का विषय। लेकिन उसमें से हास्य निकाल रहे हो आप। सच पूछा जाए तो पूरी व्यंग्य की विधा ही जो है एक दूसरे अंदाज में अपनी व्यथा को व्यक्त करने बिल्कुल का एक बिल्कुल अलग अंदाज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। वो अपनी नहीं बल्कि समाज की व्यथा को अपनी मतलब अपने मतलब समाज। हाँ बिल्कुल। हाँ, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो जी रहे हैं, जो पा रहे हैं, उसी को तो हम कहेंगे। बिल्कुल। समाज और हम में तो कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे दर्शक जो है चाहेंगे कि कैमरे को हमारे अरुण भाई पे फोकस कर दिया जाए और लगातार जो चाहें हमको बताएं। नहीं, आप जो कहें वो बताऊं। तो आप जो सवाल पूछे, लेकिन अगर आप कविता सुनने के मूड में हैं तो मैं कविता सुना देता हूँ आपको। के मूड में है। वही बात है कि कैसे स्थितियों से, अलग अलग स्थितियों से हास्य निकलता है। जी अब कारगिल जैसे विषय है, जी कारगिल का जो युद्ध हुआ वो वीर रस का विषय है या करुण रस का विषय है। जी तो मैंने कोशिश की उसमें से हास्य रस निकालने की। जी तो कारगिल जैसे विषय से मैंने हास्य की कविता निकाली। जी। सीमा पर जैसे ही छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो वो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे ऊपर वाले के नाम पे अपनी जान दे दे।
इतना कहकर जैसी उसने जान ली, दूसरे दुश्मन ने उसकी नीयत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने, ये कवि बड़ा खतरनाक होता है जी। एक बार मैं आ रहा था, हवाई जहाज से एक सज्जन बराबर में बैठे थे, तो उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं कवि हूँ जी। मैंने पलट के पूछ लिया और आप? बोला जी मैं बहरा हूँ। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चुंगल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया। फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं 36 चौपाई। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उसे तालियां बजवाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया। अच्छा, वो निहत्था जा भी सकता है, जब वो 60 बच्चों की क्लास में निहत्था जा सकता है तो उसे वहां क्या खतरा। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया, एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई। तुम सब लोग इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम सबके नाम तो स्कूल से सन 47 में ही कट चुके हैं। और क्या ये बंकर? याद करो सन 71 जब हमने चमत्कार दिखलाया था, 90,000 नालायकों से एक साथ कान पकड़वाया था। क्या बात। अबे मूर्ख, हम सारे देश के चहेते हैं, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। क्या बात। सुनो, ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़ कर लाओ, पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिख कर दिखलाओ। तुम्हें बंदूक में ना गोली भरनी आती है न चलानी आती है, कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलाओ और लाइट जलवाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा? तो सैनिक बोला मुझे मरने का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं, अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूं। अफसर चौंका, 15 फिल्मों में 50 बार? ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला क्यों, रीटेक में क्या तेरा बाप मरा था? फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया। आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जाने तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पर मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। क्या बात है। और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग। एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा, उसने 4 दुश्मन का गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया जब वो 5वें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया। सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन ये किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। क्या बात। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, यहां गलती हो गई। ठीक होते फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का सही मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही हो बोफोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। चल छोड़, अब इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। अफसर ने कहा द्रास। वो बोला क्या कहा, मद्रास? मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिर फिरा, चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आप आनंद लें। वो सिर फिरा, चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा, जहां भी तो होता है सैनिक दिखें वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। खैर सारे रास्ते उसने खूब वायदे किए, खूब आश्वासन दिए, खूब भाषण पिलाया और इसीलिए टाइगर हिल पर चढ़ ही नहीं पाया। वो तो शुक्र है इसी दौरान बंद हो गई लड़ाई, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। और कविता की सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पंक्तियां, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए, ताकि उनमें भी भारत माँ के सच्चे सपूतों का रक्त हो,
कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले। हर नेता देशभक्त हो, क्या बात है, हर नेता देशभक्त हो। क्या बात है, बहुत बड़ी चीज़ मांग लिया साहब, ऐसा कहाँ हो पाता है। अरे सर, हर नेता देशभक्त हो, बहुत बड़ी चीज़ उम्मीद मांग तो लिया। कभी यही करता है जी। आमीन ही बोल सकते हैं। आपकी उम्मीद हो, आपकी दुआ कबूल हो और नेता देशभक्त हो, मतलब दोनों पार्टी के, खाली एक ही पार्टी का देशभक्त होने से नहीं चलेगा। सभी का, सभी को पूरे हर नागरिक को देशभक्त हो। बहुत कीमती समय है हमारे अरुण जेमनी साहब का। और देखिए, यह जितनी देर रहे पेट न भरेगा न मन भरेगा, लेकिन जो है बहुत परेशान करना ठीक नहीं है। हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। और इस बार अरुण साहब, हमारे दर्शकों को हमारा वादा मत झिलवाइए, आप स्वयं वादा करिए बहुत जल्दी मुलाकात का आश्वासन बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल मुलाकात करेंगे और लंबी बातचीत करेंगे। लंबी बातचीत करेंगे। ठीक है, मज़ा आते आते ये रुकना एक सजा हो रहा है। नमस्कार।